Bismillahirrahmanirrahim. Today, in the third lecture of properties of OLS, I will start with the consistency. Till then, in this chapter, हम लोगों ने properties of OLS estimators को study किया है, जिसकी बेस में हमने देखा है गॉस-मार्कोव थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डिजायरेबल है किसी भी OLS एस्टिमेटर के लिए, उसको हमने linearity कहा है, linearity in terms of dependent variable। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसको हमने डिस्कस किया है, उसके लिए हमने जो टर्म यूज की है उसको हमने अनबायसनेस का नाम दिया है। अनबायसनेस का मतलब है यहाँ पे कि एस्टिमेटेड ऑफ expected value of estimated beta must equals to the true population parameter। और जहाँ तक थर्ड प्रॉपर्टी अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको हमने एफिशिएंसी का नाम दिया है। एफिशिएंसी बेसिकली इज द कलेक्शन ऑफ three basic properties of OLS, जिसमें number 1 linearity, number 2 unbiasedness और number 3 minimum variance property थी। जिसको one by one प्रूव करते हुए हमने देखा था कि बीटा कैप इज one of the efficient estimators of OLS। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जिसको हमने डिस्कस करना है, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सैंपल साइज के लार्ज होने के साथ साथ डिजायरेबल होती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी इज अ प्रॉपर्टी दैट इज a desirable property when you have a large sample। Consistency is the idea that the sample becomes infinitely large and the parameter estimates given by a procedure such as OLS converts to the true parameters। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हमारा सैंपल साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होता चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो कवर करता जा रहा है मैक्सिमम पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स को। और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन सैंपल का हिस्सा बनती जाएगी, उतना ही वो सैंपल अपने ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर के क्लोजर एंड क्लोजर होता चला जाएगा या उसको बेस्ट अप्रोक्सीमेट करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज ऑब्वियसली ट्रू व्हेन द एस्टिमेटर इज अनबाइस्ड। अनबाइस्ड होगा तो ही हम उसको कह सकते हैं कि वो इट विल मूव ऑन टुवर्ड्स द कंसिस्टेंसी, एज कंसिस्टेंसी इज द रियली जस्ट अ वीकर फॉर्म ऑफ अनबाइस्डनेस। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वो एक्चुअली अनबाइस्डनेस की थोड़ी सी वीक फॉर्म है। प्रूव करेंगे हम इसको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ असम्पशन नंबर 3, जहाँ हमने ये कहा था कि हमारे एक्स वेरिएबल्स जो हैं वो फिक्स हैं फॉर द any sample of y, so we can still establish that it is consistent estimator। अगर हम यहाँ से assumption number 3 को रिलैक्स कर देते हैं, इसकी वजह से हमारा x जो है इट्स नो लॉन्गर अ फिक्स्ड वेरिएबल। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा OLS जो है वो इज नो लॉन्गर अ ब्लू एस्टिमेटर, बट स्टिल इट इज कंसिस्टेंट। वो स्टिल अभी भी कंसिस्टेंट रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं अनबाइस्डनेस को वो फुलफिल कर रहा है, क्योंकि अनबाइस्डनेस में किसी किस्म का कोई रोल हमारे एक्स वेरिएबल का नहीं है। इसी वजह से अगर हम assumption 3 को रिलैक्स भी कर देते हैं तो कंसिस्टेंसी विल बी continued। Now we have to show in the equation number 3.31, जहां हमने ये कहा था that estimated beta is equals to beta plus covariance between x and u divided by variance of x। यहाँ से this is the starting point जहाँ से हम अब x को रिलैक्स कर रहे हैं from the assumption of fixed over the all samples of y। इसका मतलब है कि अब हमारा variance of x जो है वो constant नहीं है जैसा कि अभी तक रहा है। Now the dividing the top and the bottom of the last term by n, इसको कंटिन्यू करने के लिए अब हम इस टर्म की 3.56 इक्वेशन की सेकंड टर्म ऑफ द राइट हैंड साइड को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय n करेंगे, या इन शॉर्ट
न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हम n से डिवाइड कर देंगे. Using the law of large numbers, we know that the covariance between x and u divided by n converts to its expectation. इसका मतलब ये है कि कोवेरियंस की वैल्यू अपनी ट्रू एक्सपेक्टेशंस की तरफ कन्वर्ज करेगी, क्लोजर होती चली जाएगी, विच इज कोवेरियंस एक्स टी एंड यू टी. यानी कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ एन उसको कन्वर्ज करता चला जाएगा टूवर्ड्स द एक्सपेक्टेशन, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ कोवेरियंस एक्स टी एंड यू टी. इसी तरह से अगर हम लोग वेरियंस ऑफ एक्स को जब n से डिवाइड करते हैं और n टेंड्स टू इंफिनिटी होता चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि हमारा वेरियंस ऑफ x डिवाइडेड बाय n ये वैल्यू भी स्मॉल से स्मॉलर होती चली जाएगी, और अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाता है तो हमारा एस्टिमेटेड बीटा अप्रोच करेगा ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर्स को प्लस कोवेरियंस divided by variance of x, that is equals to the true population parameters beta अगर covariance between x variable and error term equal to 0 हो जाता है, या in other term there is no correlation between x and ut. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि even relaxing the assumption number 3 of the स्टोकेस्टिक नेचर नॉन स्टोकेस्टिक नेचर ऑफ एक्स को अगर हम रिलैक्स भी करते हैं तो भी हमारा बीटा कंसिस्टेंट रहेगा, लीनियर अनबाइस्ड रहेगा, लेकिन ये ब्लू नहीं रहेगा. तो इसका मतलब है कि अभी तक कंसिस्टेंसी के लिए हमारे पास जो प्री रिक्विजिट प्रॉपर्टी है वो है अनबाइस्डनेस. अब हम बात करते हैं कि हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं गुडनेस, तो हम देखेंगे कि अब हमारे पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है कि अब हमने ओवरऑल एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ इंटीग्रेशन इक्वेशन को चेक करना है कि क्या वो हमारे लिए एफिशिएंट है भी या नहीं है. तो उसके लिए जो हमारे पास सबसे पहला मेजर आता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, उसको हम आर स्क्वायर कहते हैं, और इन शॉर्ट उसको हम गुडनेस ऑफ फिट कहते हैं. To obtain in such a measure that we first have to decompose the actual value of yt into the predicted value which comes from the regression equation yt estimated plus equation residuals. का मतलब ये है कि अब हमने इसको स्टार्ट करने के लिए we have to start with the starting point equation number 3.57 on the slide number 14. कि यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखना है कि ट्रू वैल्यूज या एक्चुअल वैल्यूज एक्चुअली ब्रेक डाउन हो रही हैं टू कंपोनेंट्स में. एक वो कंपोनेंट है जो कि हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू का है और दूसरा कंपोनेंट वो है जो कि रेसिडुअल टर्म का है. अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3.57 के राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड से y बार को माइनस कर देते हैं तो हम इसको थोड़ा सा फर्दर इलेबोरेट कर सकते हैं टुवर्ड्स द वेरिएशन फॉर्म. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाती है समीशन t माइनस y बार, जबकि हमारे पास दूसरी साइड पर जो इक्वेशन आ रही है उसको हम कह रहे हैं y हैट t माइनस y बार प्लस ut. अब अगर हम इसी इक्वेशन को यहाँ पर सम कर दें एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर कर लें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3.59 एंड इक्वेशन नंबर 3.60 साइमल्टेनियसली हम उसको अचीव करेंगे. अगर हम 3.59 की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि by summing we got that here summation yt minus y bar on the left hand side and on the right hand side it is equals to summation y cap minus y bar plus ut. स्क्वायर कर लेंगे अब हम इस टर्म को. अब हमने यहाँ पर एक चीज को जो इम्पोर्टेंट नोट करना है वो ये देखना है हमारे पास कि if we divide the measures on the left hand side of the above equation by n we could simply get the sample variance of yt. इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको सिंपली n से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास y वेरिएंस के इक्वल आ जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि
ये हमारे पास जो मैयर आ रहा है समेशन वाई टी माइनस वाई बार होल स्क्वायर अप्रोक्सीमेट मैयर है ऑफ द टोटल वेरिएशन इन वाई। दिस शोज दैट कि हमारा वाई किस हद तक वेरिएशन रख रहा है उसको बेसिकली कैप्चर कर रही है दिस टर्म दैट इज समेशन वाई टी माइनस वाई बार स्क्वायर। और इसका दूसरा नाम और इसीलिए यहाँ हम उसको नेम दे रहे हैं दैट इज नोन एज द टोटल सम ऑफ स्क्वायर TSS टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स के पहले हमने उन तमाम रेसिडुअल्स को सम किया है ना स्क्वायर किया है एंड देन हमने उसको सम किया है। So sum of squares here comes first and then it will be summed and that is known as the total sum of square। अगर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर देखते हैं कि first of all we have to decompose in the last slide right hand side in such a way कि हमारे पास y cap minus y bar is equals to a plus ut हमारे पास b आ जाता है तो हम उस पे a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके लिए अब हमने यहाँ पर कहा है दैट टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू explained sum of squares plus residual sum and squares plus जीरो वाली टर्म को अब हम फर्दर इलेबोरेट करेंगे यहाँ पर। जी अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि हाउ दिस टर्म्स बिकम्स इक्वल टू जीरो। तो असल में अब हम इसको सबसे पहले यहाँ से नीचे आ जाएंगे इक्वेशन 3.61 से इक्वेशन नंबर 3.62 पे जहाँ हमने इस टर्म को सॉल्व करना है जो कि है हमारे पास समेशन वाई टी माइनस वाई बार यू टी। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें वाई टी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे एस्टिमेटेड फॉर्मूला दैट इज ए कैप प्लस बीटा कैप एक्स टी माइनस एक्स बार इनटू यू टी। अब हम यू टी को इनसाइड मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ ही समीशन भी अप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी। नंबर 1 हमारे पास आता है ए डैश समीशन यू टी प्लस बीटा कैप समीशन एक्स टी यू टी माइनस वाई बार समीशन यू टी इज इक्वल्स टू जीरो। इसको जीरो कैसे किया गया है यहाँ पर सिंपल एक फॉर्मूला जो अप्लाई हुआ है उसका नाम है दैट समेशन यू टी इज इक्वल्स टू जीरो जो कि हम पहले से प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ ऑल रेसिडुअल्स इज इक्वल्स टू जीरो। सम ऑफ रेसिडुअल्स आर इक्वल्स टू जीरो बिकॉज हमारे पास कुछ एरर टर्म्स पॉजिटिव होते हैं और कुछ एरर टर्म्स नेगेटिव होते हैं और हमारे पास ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर इज सच अ गुड फिट कि वहाँ पे तमाम रेसिडुअल्स का सम इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है जिसकी वजह से हम उसको मिनिमाइज करने के लिए उसको क्योर करते हैं। अब अगर हम यहाँ ऊपर से कंटिन्यू करें फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3.61 तो हम देख सकते हैं कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू समेशन वाई टी माइनस वाई बार स्क्वायर प्लस अब ये जो टर्म हमारे पास आ रही है जिसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर लिखा है इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास वाई बार टी भी वाई हैट टी यानी कि एस्टिमेटेड टी है यानी कि ये हमारे पास एक नोन वैल्यू है प्लस वाई बार भी हमारे पास नोन वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि दिस टर्म इज कैप्चरिंग द एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर बाय द वैल्यू वेरिएबल ऑफ एक्स। इसके लास्ट पे रेसिडुअल सम एंड स्क्वायर्स आ रहे हैं यानी कि वो सम ऑफ स्क्वायर्स आउट ऑफ द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स जो कि एक्सप्लेन नहीं हो सके हैं इनको हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस भी कहते हैं और इसके साथ ही हम इसको रेसिडुअल सम एंड स्क्वायर्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको फर्दर देखें तो समेशन वाई कैट t minus y bar square is the explained sum of squares from the OLS usually known as explained sum and square and summation ut square is the unexplained part of the total variation in the variable y or we can say the remaining or residual sum of squares. Now it is easy to show that the cross product term dropped out of the equation by using the property of OLS estimate जो कि हमारे पास है और इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं
तो हमारे पास 3.6.1 की रिड्यूस फॉर्म आ रही है जिसको इक्वेशन नंबर 3.63 का नाम दिया है और स्लाइड नंबर 15 पे है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनोमेट्रिक टर्म जिसके लिए हम ये को समझना किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल सम एंड स्क्वायर्स, एक्सप्लेन सम एंड स्क्वायर्स एंड रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो यहाँ पे टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब है द वेरिएशन, टोटल वेरिएशन इन द y वेरिएबल। इसमें किसी वेरिएबल का कोई रोल नहीं है, सिंपली हम ये देखते हैं कि असल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यूज ऑफ y किस हद तक डेविएट हो रही हैं एक दूसरे से या किस हद तक वो स्कैटर डायग्राम पे एक दूसरे से एक क्लियर डिस्टेंस पे शो हो रही हैं। इसके साथ ही हमारे पास आता है एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, जिसका मतलब यहाँ पर ये है कि क्योंकि हमारा टू वेरिएबल मॉडल है तो इसका मतलब है कि one independent variable we have in the continuation of our example, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास x। इसका मतलब है कि हमारा x वेरिएबल y वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा है, बट कितने परसेंट से एक्सप्लेन कर रहा है वो हमारे पास यहाँ पर आएगा, जिसको हम एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स कह रहे हैं। प्लस लास्ट पे रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स का होने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा x वेरिएबल कभी भी y वेरिएबल की 100% वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता और कुछ न कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो कि अनएक्सप्लेन्ड रह जाती हैं। इन अनएक्सप्लेन्ड रीजंस के रह जाने की रीजंस बिल्कुल सेम वही हैं जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ एरर टर्म की होती है। तो इन ट्रू हमारे पास अगर एग्जिस्टेंस होती है एरर टर्म की तो कहीं ना कहीं रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स जरूर एग्जिस्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि किसी भी y वेरिएबल की टोटल वेरिएशंस टू वेरिएशंस के इक्वल हो रही हैं। नंबर वन, एक्सप्लेन वेरिएशंस दैट आर एक्सप्लेन बाय one independent variable or more independent variable plus residual sum of squares, वो वेरिएशंस जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा है। So where the both total sum and squares and explain sum and squares are expressed in the units of y squares. By relating explain sum of squares to the total sum of squares, we can derive a pure number node that is known as the coefficient of determination, denoted by capital R square. Capital R square is the ratio of explain sum of squares over total सम ऑफ स्क्वायर। इसको प्योर नंबर इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें क्योंकि हमने परसेंटेज ऑफ वेरिएशंस को लिया है, सम एंड स्क्वायर कर लिया है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं होगा कि हमारे वेरिएबल्स किस यूनिट में मेजर किए जा रहे हैं। हमने सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को प्योर नंबर रखना है। इसका मतलब होगा द परसेंटेज फॉर्म, how much percentage of the total variation is being explained by the one independent variable or the set of independent variable। इसका मतलब है कि R square measures the proportion of total variation in YT जिसको कि total sum of squares का है, that is explained by the sample regression equation that is explained sum of squares। इसी को फाइंड आउट करने का देयर इज एन अदर वे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन नंबर 3.63 को एज अ होल डिवाइड करते हैं टोटल सम एंड स्क्वायर से, तो वी गॉट हियर 1 is equals to explain sum of squares divided by total sum of squares is equals to r square comes here plus residual sum of squares divided by total sum and squares। तो यहाँ से हमारे पास एक अल्टरनेट इक्वेशन आएगी in order to obtain r square जब हमारे पास residual sum of squares की या total sum of square की वैल्यू हो, तो हमारे पास वैल्यू आती है the sample function fail to account for any variation in the yt, then ESS is equals to 0। एक्सप्रेशन नंबर 3.65 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं in such a way that r squares is equals to 1 minus
residual sum of squares over total sum of squares. अब यहाँ पे अगर हमारा जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेट्स सपोज x, वो फेल हो जाता है किसी किस्म की भी वेरिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो कि yt में आ रही हैं, तो हमारा एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी तमाम वेरिएशंस ऑफ y जो हैं वो अनएक्सप्लेन्ड रह गई हैं, जिसकी वजह से टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स बिकम इक्वल टू द रेसिडुअल सम एंड स्क्वायर, और इस केस में आर स्क्वायर हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर हम इसके एक और एक्सट्रीम केस को देखें जहां हमारा वेरिएबल 100%ली या एग्जैक्टली परफेक्टली प्रिडिक्ट कर देता है हर वैल्यू ऑफ y को, तो हमारे पास एरर टर्म का क्वेश्चन नहीं रहता है, जिसकी वजह से रेसिडुअल सम एंड स्क्वायर्स इक्वल्स टू 0 हो जाते हैं। अगर रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि तमाम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएशंस जो हैं वो हमारे पास एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स के इक्वल हैं, जहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो जाती है। इसको अपर बाउंड वैल्यू इसलिए कहा गया है और 0 को लोअर बाउंड वैल्यू इसलिए कहा गया है कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के इन बिटवीन रहेगी, एंड विल शो हाउ क्लोजली द इक्वेशन फिट्स द डाटा। अगर हमारे पास आर स्क्वायर 0.4 आ रहा है तो हम कहेंगे कि दैट इज द बेटर देन अ वैल्यू ऑफ 0.2 बट नॉट ट्वाइस एज गुड। इसका मतलब है कि एक इक्वेशन हमें 0.4 कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू दे रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा 40% ऑफ एक्सप्लेन वेरिएशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जबकि अगर हमारे पास 0.2 वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है ओनली 20% वैल्यूज आर एक्सप्लेन। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते आर स्क्वायर की बेस पे इन सच अ केस कि 0.4 वाला हमारा जो मॉडल है वो डबल टाइम या 2 टाइम्स गुड है एज कम्पेयर टू 20% रेट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। The value of 0.4 indicates that 40% of the variation in yt is explained by the sample regression equation or by the regressors. इसी को अगर हम लोग ग्राफिकली शो करना चाहें in the figure number 3.8, तो we can see here the Ballantine view here. Ballantine view is a view जिसमें हम by the use of circles, by the use of sets हम शो करते हैं। हमारे पास 6 केसेस हैं। इसमें एक केस हमारा ऐसा केस है जिसमें x और y किसी किस्म की कोई ओवरलैपिंग शो नहीं कर रहे हैं, बोथ आर टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, और ये वो केस है जहां उनके बीच कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू 0 होगी। बी केस एक ऐसा केस है जहां पे x और y आपस में कोरिलेट कर रहे हैं बट द ओवरलैपिंग एरिया इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर विल बी वेरी क्लोजर टू 0 होगा। In the C diagram, you can see that the overlapping area is more than the diagram number B, means that हमारे पास कहीं ना कहीं more divert हो रही है value from 0। D फॉर्म में ओवरलैपिंग और ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे आर स्क्वायर और ज्यादा बेहतर आएगा। ई केस में हमारे पास x और y मैक्सिमम आपस में कोरिलेट कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारी r की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू इज वेरी क्लोजर टू 1 है। और f केस इज अ केस जहाँ पे दोनों बिल्कुल यूनिफॉर्म या सिमिलर हैं, सो इन दिस केस वी कैन से देयर that the coefficient of determination is equals to 1. That's all for today. Tomorrow we will discuss further coefficient of determination by the help of diagrams.